नमस्कार दोस्तों, BHU स्टूडेंट क्लब में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आकाश त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों के लिए भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित एक वीडियो लाया हूं, जिसमें आज़ादी के बाद का भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर के जो भी विवाद रहा है वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। इस समय गलवान घाटी को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, जिसकी वजह से ये मुद्दा इस समय करंट में काफ़ी चर्चा में है, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स की दृष्टि से विभिन्न एग्ज़ामों में इस टॉपिक की महत्ता बढ़ जाती है। ये भी एक इसका मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पंचशील समझौते के बारे में जानेंगे। भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और इसी के साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखा था। प्रारंभ में नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो भी अपने पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध बनाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। और इसी के चलते भारत और चाइना के बीच एक समझौता होता है जो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। ये 2 बैठकों के माध्यम से संपन्न हुआ। पहला जो बैठक हुई वो ही 31 दिसंबर 1953 को और दूसरी जो बैठक हुई वो हुई 29 अप्रैल 1954 को। ये दोनों बैठकें बीजिंग में हुई और बीजिंग में ही ये पास किया गया। ठीक है, बेसिकली इसमें तिब्बत को लेकर के, खासकर जो व्यापारिक संबंध थे तिब्बत से, उनको लेकर के चर्चा की गई थी, लेकिन पॉपुलैरिटी इसको मिली इस सिद्धांत में जो प्रस्तावना में प्रमुख रूप से 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिसके चलते ये पंचशील समझौता उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो वो 5 सिद्धांत कौन से थे, 5 नियम कौन से थे, उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी अनाक्रमण की नीति पर काम करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तीसरा मामला था। और चौथा था समान तथा परस्पर लाभकारी संबंध, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से इस प्रकार के संबंध बनाए जाएंगे कि दोनों देशों को समान व परस्पर लाभ प्राप्त हों। और पांचवा जो अंतिम था वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस समझौते का परिणाम क्या निकला? इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र मान लिया और ये चीन ने शर्त भी रखी थी कि चीन इस समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब भारत तिब्बत को चीन का क्षेत्र मान लेगा, क्योंकि भारत के पास तिब्बत को लेकर के आज़ादी से पहले कुछ ऐसे अधिकार थे जिन अधिकारों के कारण चीन जो है तिब्बत को अपना क्षेत्र नहीं बना पा रहा था। और लेकिन इस समझौते के बाद भारत ने अपने वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए और तिब्बत अंतिम रूप से चीन का क्षेत्र मान लिया गया भारत की तरफ से। ठीक है, और ये भारत की उस समय सबसे बड़ी फेल्योर पॉलिसी मानी जाती है, क्योंकि तिब्बत जो देश है वो चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता था। और ब्रिटिशर्स जब भारत में शासन कर रहे थे उस समय उन्होंने तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में ही स्थापित किया हुआ था। खैर, इस समझौते से भारत और चीन के बीच संबंध अच्छे हुए कुछ समय के लिए, क्योंकि 62 में हम देखते हैं कि एक युद्ध लड़ा जाता है भारत और चीन के बीच, यानी कि उस युद्ध में चीन ने इस समझौते की सारी महत्वपूर्ण बातें, जो एक दूसरे के अनाक्रमण की नीतियां थीं, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीतियां थीं, वो सारी तहस नहस कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 1962 का युद्ध ही देखते हैं, भारत चीन युद्ध 1962। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 1959 में, जब तिब्बत में क्या होता है कि तिब्बत में जब चाइना का क्षेत्र हो जाता है तो इसको लेकर के वहाँ बहुत सारे विद्रोह शुरू हो जाते हैं और 1959 में इन विद्रोहों की संख्या जो है काफ़ी तीव्र हो जाती है। उसी के चलते उस समय के जो दलाई लामा थे वो भारत में आ गए और भारत ने उनको शरण दे दी, जिसके चलते चीन को काफ़ी नाराज़गी हुई और इसी के चलते चीन और भारत की सीमा पर हिंसक झड़पें जो हैं वो प्रारंभ हो गई।
20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख व ये केवल वाह है मैकमोहन रेखा यानी पूर्व में जो मैकमोहन रेखा बॉर्डर बनाती है भारत और चीन के बीच, उन दोनों बॉर्डर से को पार करके चीन ने युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला यानी लद्दाख साइड एरिया में ये क्षेत्र, और पूर्व में यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ उसने तवांग, इन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यानी कि चीन ने खुद से अपने तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और ये जो दोनों क्षेत्र थे चुशूल में रेजांगला व पूर्व में तवांग, इन दोनों से कब्जा हटा लिया, लेकिन अक्साई चीन का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया। अब इसको जरा एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये जो पूरा एरिया है ये अक्साई चीन का एरिया है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और ये पूरा लद्दाख का एरिया है। इस युद्ध के बाद चीन ने ये अक्साई चीन का क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया, और इधर ये पूर्व में ये पूरा जो रेड कलर का दिख रहा है ये सारा क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया, और तभी से इन क्षेत्रों को लेकर के भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा क्षेत्र भारत में है और कौन सा क्षेत्र चाइना में है। जिन ऐसे क्षेत्रों पर चाइना क्या करता है कि उन क्षेत्रों को अपने देश में मिलाने का प्रयास करता है, और इसी के चलते बार बार सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद चलते रहते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा मैप यहाँ पर गौर से देख लीजिए कि ये जो इधर का अक्साई चीन का एरिया है, एक बार ये जो तो ये हल्का सा जो ये एरिया दिख रहा है यही गलवान घाटी का एरिया है, जिसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है भारत और चाइना के बीच। अभी बाद में हम उसको मैप से देखेंगे कि गलवान घाटी का पूरा मुद्दा समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं। एक समिति बनाई गई हेंडरसन, ब्रुक्स और भगत की। ये समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि 1962 के युद्ध में हम क्यों हारे इस चीज़ का पता लगाया जा सके। बेसिकली जो हेंडरसन ब्रुक्स थे वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे, और PS भगत जो हैं वो कमांडेंट ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हार के लिए जिम्मेदार हैं, और उस समय के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि केंद्र सरकार की लापरवाहियों के चलते हम ये युद्ध हारे हैं। उस समय केंद्र सरकार ज़्यादातर किसमें कृष्णा मेनन को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें फंसी हुई थी। कृष्णा मेनन ने क्या किया था कि जो नज़दीक के लोग थे उनको बड़े पदों पर या ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया था, जिसको लेकर के कृष्णा मेनन के साथ विवाद चल रहा था, और उस समय की भारत की पूरी राजनीति कृष्णा मेनन पर ही टिकी हुई थी। इस रिपोर्ट को आज भी गुप्त रिपोर्ट माना जाता है, मतलब इसको उजागर नहीं किया गया है। तो आप लोग इस रिपोर्ट को भी ध्यान रखिएगा, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट, जो कि 1962 के युद्ध के बाद गठित की आई। 1962 के युद्ध के बाद यह समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 1962 के युद्ध के बाद 1967 में फिर से एक युद्ध लड़ा जाता है भारत और चीन के बीच। उस समय लेकिन भारत ने क्या किया था कि अपनी सैनिक इकाइयों की बढ़ोतरी कर ली थी, यानी सेना में काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका था भारत उस समय, और अपनी सेना को काफ़ी हद तक मजबूत करने का प्रयास किया था। बेसिकली ये युद्ध स्टार्ट हुआ नाथुला व चोला दर्रा को लेकर के। ये प्रमुख स्थल थे नाथुला दर्रा व चोला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में पाए जाते हैं ये दोनों दर्रे, और नाथुला दर्रा से सीधा तिब्बत तक का रास्ता निकलता है, तो इसलिए ये दर्रा जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मैप से देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये है नाथुला पास, और इसी के थोड़ा सा उत्तर में ऊपर साइड यहाँ पर है चोला। इन दोनों दर्रों से जो है, इन दोनों दर्रों पर ये युद्ध लड़ा गया 1967 में,
और जो बीच का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं चुंगी वैली। चाइना की हमेशा से ये मंशा रही कि इस चुंगी वैली जो है इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाए, और इसी को लेकर के वो भारत और चीन के बीच यहाँ पर सीमा विवाद चलता है। दूसरा कारण ये भी था कि उस समय सिक्किम जो है भारत का एक हिस्सा नहीं होता था, मतलब पूर्ण हिस्सा नहीं था, पूर्ण राज्य का दर्जा अभी सिक्किम को प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर राजशाही शासन चलती थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेनाएं यहाँ पर पोस्टेड थी, जिसको लेकर के चीन को समस्या थी कि जब ये पार्ट नहीं, पूर्ण रूप से भारत का पार्ट नहीं है, तो भारत की सेनाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं। दूसरा, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? इसकी स्टार्टिंग इस तरह से हुई कि चाइनीज जो सैनिक थे उन्होंने नाथुला के पास गड्ढे वगैरह खोदने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ कुछ अनावश्यक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जिसके चलते यह युद्ध प्रारंभ हुआ। अभी इस युद्ध की खास बातें क्या थीं वो देख लीजिए कि यह नाथुला में यह भिड़ंत जो है 11 से 14 सितंबर 1967 यानी 3 दिन तक चली थी, और वहीं चोला में यह 1 अक्टूबर को यानी बस एक ही दिन चली। तो ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं चली, लेकिन इस युद्ध में भारत ने चीन को परास्त कर दिया, यानी ये 5 साल बाद ही अपनी हार का बदला भारत ने ले लिया था। इस युद्ध में जो कैजुअल्टी हुई वो चाइना की तरफ से 400 सैनिक मारे गए थे और भारत की तरफ से 90 सैनिक। इसके बाद क्या होता है कि चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते चाइना जो है अपने आंतरिक मामलों में उलझ जाता है, और भारत को लेकर के या विदेशी पड़ोसी राज्यों को लेकर के उसकी नीतियाँ थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। जो आक्रामक रवैया अपनाता था चाइना, उस दौरान वो आक्रामक रवैया उसने नहीं अपनाया। जैसा कि 72 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें रसिया ने भारत की मदद करी थी, इसलिए चाइना पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। वहीं 65 के युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान को पूर्ण सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्टवादी सरकार भारत का सपोर्ट कर रही थी, इस वजह से चाइना ने भी उस समय भारत के खिलाफ नहीं आया। लेकिन चाइना की नीति को भी समझना ज़रूरी है कि चाइना की नीति जो है शुरू से ही साम्राज्यवादी रही है, चाहे वो ताइवान का मसला हो या तिब्बत को भी हम लोगों ने देखा। इसी तरह से वो पड़ोसी देशों पर क्या करता है कि जो भी उसकी सीमा पर लगे हुए देश हैं उन सभी से उसका लगभग सीमा विवाद चलता रहता है, क्योंकि वो हमेशा से उन देशों की सीमा को कब्जियाने का प्रयास करता है। इसके बाद कुछ तो समझौते हुए, बाद में उन समझौतों को देखना बेहद ज़रूरी है। पहला 1993 और दूसरा 1996, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा संधियां चलती हैं। इन्हीं समझौतों पर ज़्यादा हमारी सेनाएं बॉर्डर पर काम करती हैं, चाइना की हो चाहे भारत की हो। तो 93 का जो समझौता था, उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय समझौता हुआ कि LAC को यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको कोई दोनों पक्षों की सेनाएं जो हैं वो पार नहीं करेंगी। यदि तनाव बढ़ता है तो LAC पर जाकर हालात का जायजा लिया जाए तथा बीच का रास्ता निकाला जाए। यानी कि LAC पर यदि कभी कोई तनाव बढ़ता है तो वहाँ पर सैनिक नहीं जाएंगे, जो भी रास्ता निकाला जाएगा वो बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। इसी समझौते को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 96 में HD देवगौड़ा के समय फिर से एक समझौता होता है। इस समझौते में क्या होता है कि मिसाइल या बम जैसे हथियार, ये थोड़ा सा हथियार लिखा हुआ है यहाँ पर, हथियार, युद्ध अभ्यास के दौरान कोई भी मिसाइल या बम जैसे हथियार दूसरी तरफ न करें, इसका ख्याल रखा जाए। होता क्या था कि बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास चल रहा है तो हो सकता है कि कोई बम या मिसाइल दूसरी सीमा पर जाकर गिर जाए, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो इस बात का ख्याल रखा गया इस समझौते में कि ऐसी गलती ना हो, और इसी के साथ साथ LAC से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई फायरिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी इस समझौते में बात कही गई। कोई पक्ष आग नहीं लगाएगा, विस्फोट नहीं करेगा और ना ही खतरनाक रसायनों का प्रयोग करेगा। तो अभी आप लोगों ने गलवान घाटी की न्यूज़ देखी होगी कि उसमें सैनिकों के बीच हथियारों से कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि हाथापाई हुई या लाठी डंडों से लड़ाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये 1996 के समझौते के चलते इस प्रकार का कार्य हुआ। लेकिन इस समझौते ने भारत के सैनिकों का, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर हाथ बांध दिए, क्योंकि अगर इस समझौते का ख्याल नहीं रखा जाता तो भारत उस समय फायरिंग करके उन सभी लोगों को, सभी चाइनीज़ सैनिकों को वहाँ से भगा सकते थे।
इसके बाद भारत चाइना के संबंध फिर से खराब हुए जब भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय परमाणु परीक्षण किया, तो उससे चीन को काफ़ी नाराज़गी हुई। लेकिन बाद में फिर हालात सुधरे। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन की यात्रा पर गए और फिर से संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय भी 3 बार चीन की यात्राएं करी गईं और समझौतों के माध्यम से भारत चीन सीमा विवाद को लगभग सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता रहा समय दर समय। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अभी 2017 में आप लोगों ने देखा था कि डोकलाम को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, लगभग 73 दिन विवाद चला था। वो इस मैप में हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्लेटू दिख रहा है पठार, ये डोकलाम का पठार है। इसी एरिया को लेकर के पूरे 73 दिन विवाद चला था भारत और चाइना के बीच 2017 में। लेकिन इसमें भी अंततोगत्ता चीन को ही मुँह की खानी पड़ी थी और उसे ये क्षेत्र छोड़ करके वापस जाना पड़ा था। लेकिन अभी चीन को समझ में नहीं आया कि भारत जो है अब वो 1962 का भारत नहीं रहा और वो बार बार इस प्रकार की गलतियाँ करता जा रहा है। अब बेसिकली हम देखेंगे कि जो अभी गलवान घाटी का विवाद चल रहा है वो आखिरकार विवाद है क्या। एक सेकेंड। तो ये पूरा अक्साई चीन का एरिया है और ये है हमारा लद्दाख का एरिया। ये है पूरी गलवान घाटी, ठीक है। 62 के युद्ध में क्या हुआ था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई गई वो ये बनाई गई, लेकिन चीन जो है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने से इनकार करता है और वो ये कहता है कि जो गलवान का पूरा क्षेत्र है ये हमारी टेरिटोरी में आता है और ये है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को लेकर के वो विवाद चल रहा है भारत और चाइना के बीच, इसी गलवान घाटी को लेकर के। दूसरा एक समस्या चाइना को ये भी लग रही है क्योंकि भारत जो है एक सड़क का निर्माण कर रहा है यहाँ से इस तरह। ये दौलत बेग चौकी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौकी है वहाँ के बॉर्डर के लिए भारत की, जिससे ये सीधे सड़क जुड़ती है जा कर के। तो इसको लेकर के भी चाइना को काफ़ी समस्या है, जिसके चलते वो ये नहीं चाहता कि भारत यहाँ पर कोई सड़क का निर्माण या अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर सके। इसीलिए चाइना जो है बार बार सीमा पर कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिसके चलते भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। और इसी का परिणाम था कि इस गलवान घाटी में ये जो हिंसक झड़प हुई इसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन चाइना के भी हमने 43 सैनिकों को मार गिराया। बेसिकली हुआ क्या था कि चाइना के जो सैनिक हैं वो यहाँ आकर के रुक गए थे। भारत के सैनिकों ने इनको यहाँ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माने और इसी के चलते एक कहासुनी हो गई और धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। और इसी विवाद के चलते ये पूरी घटना गलवान घाटी वाली जो भी पूरी घटना है वो इसी गलवान घाटी में हुई। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा भारत और चीन के बीच का जो भी विवाद रहा है आज़ादी के बाद का वो समझा सका हूँगा। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।